हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी का तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी। और उसी तैयारी में थोड़ी चार चांद लगाने के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यकीन माने इससे बाहर कुछ नहीं आएगी और यही सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखेंगे। परीक्षा में यही सारे सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा सवाल है, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। फिर है संगमरमर या चूना पत्थर या खड़िया या चौक, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है CaCO3। ये कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaOClCl, या फिर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, या फिर भाई इस तरह से लिखा हुआ रहेगा CaOCl2। अगला फॉर्मूला है चौथा नंबर, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। जिप्सम में जल का 2 मोल होता है। ठीक है, जिप्सम चूना होता है और चूना जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ उन सारे जगह पे कैल्शियम रहेगा। तो CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे ध्यान से। एक है CaSO4 का होल 2.H2O, एक है CaSO4 हाफ H2O। जब होल 2 रहेगा तो जल का 1 मोल रहेगा, जब CaSO4 में होल 2 नहीं रहेगा तो जल का हाफ मोल रहेगा। इसका रासायनिक नाम होता है, कई बार रासायनिक नाम दे दिया जाता है। CaSO4 को हम लोग कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, हाफ को 1/2 जो है उसको हम लोग हेमी बोलते हैं, और जल का अणु को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तूतिया का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। ध्यान रखेंगे, तूतिया और जिप्सम सब में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। जिप्सम में Ca कैल्शियम रहता है, जबकि तूतिया में Cu यानी कॉपर रहता है, और जल का 5 मोल होता है। अगला 7वां फॉर्मूला है धोवन सोडा, जिसको हम लोग धोबिया सोडा बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। कई बार ये सवाल पूछा है कि धोवन सोडा में जल का कितना मोल होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जल का 10 मोल, H2O के सामने 10 लगा हुआ है, तो धोवन सोडा में जल का 10 मोल होता है। अगला है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ध्यान रखेंगे, बेकिंग सोडा को ही हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा दोनों एक ही चीज़ है। फॉर्मूला होता है NaCO3। ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए धोवन सोडा और बेकिंग सोडा में। धोवन सोडा यानी धोने के लिए आपको जल चाहिए, जैसे कपड़ा वगैरह धोते हैं तो जल चाहिए, तो उसमें जल का 10 मोल रहेगा। और बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेंजीन का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगला है कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। एक है कास्टिक पोटास, जिसका फॉर्मूला होता है KOH। अब देखिए, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कास्टिक सोडा OH तो दोनों में रहेगा, अब सोडा है तो सोडा Na से सोडियम हो गया, तो सोडियम रहेगा तो सोडा रहेगा। K4 पोटेशियम होता है, पोटेशियम रहेगा तो पोटास रहेगा। तो कास्टिक पोटास का फॉर्मूला KOH और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है। अगला है 12वां नंबर, फार्मिक अम्ल, जो बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में पाई जाती है। फॉर्मूला होता है HCOOH। अब इसके यहाँ पे क्या होता है कि कई बार फार्मिक अम्ल ना दे करके मिथेनोइक अम्ल देता है, तो फार्मिक अम्ल का ये आईपीएक नेम है मिथेनोइक अम्ल। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो भाई फार्मिक अम्ल सभी का जुबान पे रहते हैं, लेकिन फार्मिक अम्ल दिया ही नहीं रहता है, दिया रहता है ये मिथेनोइक अम्ल। तो ये मिथेनोइक अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल का ही आईपीएक नेम है, आप ध्यान रखेंगे।
अगला साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NaCl, बहुत ही आसान है ये। अगला एसिटिक अम्ल, जिसका आईपीएक नेम एथेनोइक अम्ल होता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यहाँ पे मैं उन्हीं सारे फॉर्मूला को लिखा हुआ जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C++ONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला यार आप सभी को पता होगा, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया ही है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो वो है यूरिया। अगला क्वेश्चन, मार्स गैस या मीथेन गैस किसको बोलते हैं, तो CH4 को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मीथेन को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होता है, पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पोटेशियम के बाद आता है नंबर सोडियम का। पोटेशियम के बाद नंबर आता है सोडियम का। पोटेशियम और सोडियम को लेकर आप ध्यान रखेंगे। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे धातु जिसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो वही वो आग पकड़ लेगा। चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ये केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, हवा में खुला छोड़ दें तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, बहुत ही मुलायम धातु होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे सोडियम और पोटेशियम को लेकर। ठीक है, फिर से मैं बात बोल दे रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम खुली हवा में छोड़ते हैं तो आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चाकू से काटा जा सकने वाला धातु कौन है, तो सोडियम पोटेशियम। ध्यान रखेंगे अब इस बात को। अगला क्वेश्चन है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय। धातु का ऑक्साइड का मतलब धातु में ऑक्सीजन लगा रहना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज के रूप में पूछ लिया गया है और कई बार इस तरह से दे करके पूछता है, जैसे Al हो गया एल्युमिनियम, O4 हो गया ऑक्सीजन, तो पूछेगा कि ये क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लैंग्वेज में धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, तो एल्युमिनियम धातु है और उसमें ऑक्सीजन लगा है तो ये क्षारीय होगा। और क्षारीय होने का मतलब pH मान 7 से अधिक होगा। CO कॉपर धातु है, MgO धातु है, सोडियम धातु है, तो इन सभी में ऑक्सीजन लगा दीजिए, सभी का सभी जो होगा क्षारीय गुण वाला होगा। अब सवाल है कि भाई आप बोलोगे धातु है, हम ये कैसे पहचानेंगे, तो एक साधारण सी बात है, जिस धातु के नाम के पीछे या जिस परमाणु के नाम के पीछे यम आ जाए तो आप समझ लेना वो धातु है। जैसे अल्मोनियम लास्ट में यम आया, जैसे मैग्नीशियम लास्ट में यम आया, जैसे सोडियम लास्ट में यम आया, तो जिसके भी नाम के पीछे यम आएगा वो धातु कहलाएगा। जैसे कॉपर यहाँ पे है तो कॉपर को लैटिन में क्यूपरम बोलते हैं, तो लास्ट में यम आ रहा है तो ये भी धातु है। तो धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, तो अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। ध्यान रखेंगे, अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातु में ऑक्सीजन लगा रहेगा तो अम्लीय होगा। और अधातु किसको बोलेंगे, तो साधारण सी बात है, जिसके नाम के पीछे यम नहीं आए वो अधातु होगा। जैसे कार्बन लास्ट में यम नहीं आया, सल्फर लास्ट में यम नहीं आया, तो ये अधातु कहलाएगा। और ये सभी जो होगा वो अम्लीय होगा, और अम्लीय होने का मतलब pH मान 7 से कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है, शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है, तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2। pH स्केल का खोज करने वाला आदमी कौन है, तो SP सोरेनसन है। pH मान भाई 3 तरह से होता है, यदि 7 से कम रहता है pH मान तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय रहता है, और 7 के बराबर रहता है तो वो उदासीन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बैटरियम या सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला कभी पूछ लेता है, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, बैटरी में जो पानी रहता है वो यही वाला रहता है। इसको कई बार ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। आमाशयी अम्ल का फॉर्मूला पूछेगा तो वो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशयी अम्ल को ही बोलते हैं हम लोग। अम्लराज में, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में एकदम देखने को आपको मिलेगा ही, तो मिलेगा एकदम 100% गारंटी है। अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है, ध्यान रखना, HNO3 और HCl। HNO3 1 होता है और HCl का 3 मोल होता है। ध्यान रखेंगे, HCl और HNO3 पूछे, HNO3 और HCl पूछे तो 1:3 होगा। यही बात पहले HCl रहे बाद में HNO3 रहे तो फिर 3:1 हो जाएगा।
मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम बेहद बढ़िया तरीके से आप याद रखेंगे। अम्लराज, जिसको एक्वारेजिया भी बोलते हैं, अम्लराज यानी अम्लों का राजा, जिसमें सोना जैसे कठोर धातु को भी पिघलाया या गलाया जा सकता है। ये 24 नंबर भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे एग्जाम में एकदम देखने को मिलेगा। क्षार क्या करता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है। लाल को नीला जो कर दे वो क्षार कहलाएगा, और नीला को जो लाल कर दे वो अम्ल कहलाएगा। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, अनील, अनील, अ से अम्ल, नौ से नीला, लौ से लाल, नीला को लाल करने वाला कहलाएगा अम्ल। ठीक है, अनिल वर्ड आप याद रखेंगे। ये अभी रिसेंट में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे टेक्नीशियन का, उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, नीला लिटमस को लाल कौन करता है? तो नीला को लाल भाई अम्ल करता है। अगला, तत्वों का वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो लेवोजियर है। त्रियक नियम किसने दिया था? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रियक नियम देने वाला कौन है? डोब्रेनर। अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स, एकदम ध्यान रखेंगे। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, त्रियक नियम डोब्रेनर दिया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एकदम ये सवाल एकदम एग्जाम में रहेगा तो रहेगा। आवारा तत्व किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। मेंडलीव का आवर्त सारणी, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे था, ध्यान रखेंगे इस बात को। मेंडलीव का आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 9 होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो मेंडलीव का द्रव्यमान पे आधारित है, ध्यान रखेंगे। एक है मोसले, हम दोनों को अलग अलग जगह पे ना लिखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दोनों को हम एक साथ लिख दिए, अब सामने रहेगा तो आप दोनों में अंतर देख पाएंगे। मोसले वाला परमाणु संख्या पर आधारित है और मेंडलीव वाला परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। कन्फ्यूजन होने के लिए अब देखिए, मोसले में एक वर्ड आ रहा है 100 फॉर संख्या, तो मोसले वाला संख्या पर आधारित होगा। मोसले का आवर्त सारणी में आवर्त 7 है, मेंडलीव वाला में भी आवर्त की संख्या 7 ही है, लेकिन मेंडलीव वाला में वर्ग है 9, लेकिन मोसले वाला वर्ग की संख्या है 18 को, ध्यान रखेंगे। आवर्त सारणी के जो क्षैतिज कतार होती है वो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है, और आवर्त सारणी के जो उदग्र कतार होते हैं उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतने सारे दूर दूर तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपके सामने आ चुकी है वर्ग। वर्ग संख्या 1 के तत्व को क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या 1 के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु बोलते हैं। वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। टोटल वर्ग 18 होता है, तो उन टोटल 18 वर्गों को आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग आपको ध्यान रखने हैं। वर्ग 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, वर्ग 17 को हम लोग हेलोजन तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वर्ग नंबर 17 या फिर हेलोजन वर्ग किसको बोलते हैं? तो वर्ग नंबर 17 को बोलते हैं। वर्ग 18 के तत्व का कई सारे नाम है, शून्य वर्ग, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, अष्टक प्राप्त तत्व, ये सभी का सभी वर्ग 18 को बोला जाता है। वर्ग 11 का धातु को बोला जाता है मुद्रा धातु। वर्ग 11 में आप देखेंगे तो भाई कॉपर आएगा, सिल्वर आएगा, सिल्वर यानी चांदी आएगा, सोना आएगा, यानी जिससे जिससे रुपया वगैरह बनता है, तो रुपया वगैरह बनता है तो वो वर्ग नंबर 11 वाला तत्व को बोला जाता है मुद्रा धातु। आप इसको कैसे याद रखेंगे भाई? तो मुद्रा यानी रुपया पैसा, और पंडित जी को आप दक्षिणा देते हैं तो भाई जब तक 11 रुपया या नहीं देते हैं तब तक वो खुश नहीं होते हैं, तो दक्षिणा बोलता है, शुभ माना जाता है जब उसमें 11 21 इस तरह कुछ होता है तो मुद्रा धातु भाई ध्यान रखेंगे वर्ग नंबर 11 को बोलते हैं। सबसे अच्छा चालक पदार्थ, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन होता है? सिल्वर, जिसको चांदी बोलते हैं। अगला 56 नंबर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु जब पूछेगा तो पारा या मरकरी बोलेंगे, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। लेकिन द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जब अधातु के बारे में बात करेगा तो आप ब्रोमीन बोलेंगे, इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। ठीक है, वापस एक बार फिर से बोल रहे हैं, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु के जब बारे में बात करेगा तो आप पारा मारेंगे। धातु में 2 वर्ड, पारा में 2 वर्ड, तो 2 वर्ड वाला 2 वर्ड में आंसर बनेगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन है, अधातु जब अधातु पूछे तो ब्रोमीन, अधातु में 3 वर्ड, ब्रोमीन में भी 3 वर्ड, तो 3 वाला को 3 में, 2 वाला को 2 में मारेंगे। अगला मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन है भाई? तो यूरिया है। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया, जिसको अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया था, और ये बनाने वाला जो आदमी है वो आदमी है वोहलर ने बनाया था।
वर्जिलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ही आपके सामने है। प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था और ये गर्म करके बनाने वाला आदमी है वोलर। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो है वर्जिलियस, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है अल्मीनियम का अयस्क। अल्मीनियम का अयस्क कौन है? अल्मीनियम का देखिए अयस्क है बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, डायस्पर है, लेकिन सबसे मुख्य अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला याद रखेंगे Al2O3.2H2O। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं अल्मीनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। या फिर बोल देगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन में रहेगा अल्मीनियम, कॉपर, पारा, सब रहेगा। तो भाई बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो अल्मीनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट का फॉर्मूला भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है। अगला क्वेश्चन है मरकरी या पारा, ठीक है, पारा या मरकरी का अयस्क कौन है? सिनिबार, Hgh जिसका फॉर्मूला होता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा सिनिबार किस धातु का अयस्क है, तो आप बोलेंगे पारा का, ठीक है। पारा नहीं रहेगा तो पारा को हम लोग मरकरी बोलते हैं। PbS गेलेना का फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है गेलेना का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे PbS। गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो सीसा का अयस्क होता है गेलेना। जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइट, ध्यान रखें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उल्फ्राम टीन के अयस्क में पाई जाने वाली एक अशुद्धि है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज आपके सामने निकल कर आ चुकी है। अगला है जस्तीकरण। जस्तीकरण क्या होता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि किसी धातु पर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? किसी धातु के ऊपर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जस्तीकरण। लेकिन जस्तीकरण ऑप्शन में नहीं डालेगा, क्योंकि भाई ऑप्शन में या क्वेश्चन में ही जस्ता लिख दिया है तो आप आराम से पहचान जाओगे। तो ये क्वेश्चन में जस्तीकरण, जस्ता की परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। ऑप्शन में जस्तीकरण ना दे करके यहाँ पे गैल्वेनीकरण लिखेगा या गैल्वेनाइजेशन लिखेगा। तो जस्ता की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनीकरण। और किसी भी धातु पर जब एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम की परत चढ़ाया जाता है तो वो एनोडीकरण कहलाता है, और किसी धातु पर जस्ता की परत चढ़ाते हैं तो वो जस्तीकरण कहलाता है। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एकदम आएगा। मिश्र धातु बोले इस्पात। इस्पात किसका मिश्र धातु होता है? तो निकेल और क्रोमियम का। निकेल और क्रोमियम को जब मिलाते हैं तो भाई बनता है मिश्र धातु, सॉरी इस्पात बनता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो ध्यान रखेंगे पीतल, तांबा और जिंक। इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी, पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा, जौ फॉर जस्ता। तो पीतल भाई तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। सोल्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, एकदम ध्यान रखेंगे सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, सोना शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिससे आभूषण नहीं बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बोलेंगे 24 कैरेट का। अशुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो बोलेंगे आप 22 कैरेट का, ठीक है। 22 कैरेट सोना का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। एक सवाल है निस्तापन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। निस्तापन एक प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और भर्जन एक प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ध्यान रखें निस्तापन, नो फॉर निस्तापन और नो फॉर नहीं, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब जो प्रक्रिया लागू होगा वो निस्तापन होगा, और भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ध्यान रखेंगे नो से निस्तापन, नो से नहीं, यानी ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा उस समय निस्तापन की प्रक्रिया होगा। अगला सवाल है सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन हाँ या ना में पूछते हैं। जैसे सभी अयस्क खनिज होते हैं या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो भाई ध्यान रखना सभी अयस्क खनिज होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। उसी तरह से एक सवाल और होता है सभी भस्म क्षार होते हैं या सभी क्षार भस्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी अयस्क जो होता है वो यहाँ सभी भस्म क्षार नहीं होता है, पर सभी क्षार भस्म होता है। अगला यहाँ पे देखिए सभी अयस्क जो होता है वो खनिज होता है, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगला 54 नंबर सवाल है कार्बन का अपरूप कौन है? कार्बन का अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, करंट पार होता है, जिसे
पेंसिल कट पेंसिल जो लिखते हैं उसमें जो रहता है लिखावट लिखने वाला जो रहता है वो ग्रेफाइट का ही रहता है, उससे करंट पार हो जाता है और ये कार्बन का ही अपरूप है। अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन भाई फुटबॉल जैसी संरचना होती है और फ्लोरीन में कार्बन की संख्या 60 होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला है CO2 वायुमंडल में कितना % होता है। बहुत ही आसान सवाल है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है 0.03%। ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए तो ऑक्सीजन कितना होता है। ऑक्सीजन पाया जाता है भाई आपका 21%। सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ओजोन का फॉर्मूला भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन में ऑक्सीजन का परमाणु जो होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो आपस में, जैसे ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ये वाला भी सवाल एग्जाम में पूछा है। लेकिन जब ऑक्सीजन का बात करेगा तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का तीनों परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में जुड़े रहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे हम लोग। अगला है LPG गैस। LPG गैस देखिए, इसमें 2 तरह का सवाल पूछता है। पहला सवाल पूछेगा LPG गैस किसका मिश्रण है, तो एथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन, ये तीनों पाया जाता है LPG गैस में। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये तीनों पाया जाता है LPG गैस में। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन रहेगा LPG गैस किसका मिश्रण है, तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक ऑप्शन में रहेगा इनमें सभी, तो आप इनमें से सभी मारेंगे। लेकिन क्वेश्चन में रहेगा LPG गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन को मारेंगे। ठीक है, LPG गैस का मुख्य अवयव रहेगा तो आप ब्यूटेन को मारेंगे। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है भाई, तो H+ आयन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भस्म जल में घुलकर क्या देता है, OH- आयन। pH बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। pH बराबर -log H पॉजिटिव। ठीक है, pH बराबर -log H पॉजिटिव एक फॉर्मूला जिससे किसी भी विलयन का pH मान हम लोग निकालते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, वो कैसे निकालते हैं, ये वो वाले फार्मूला है। आयोडीन युक्त नमक क्या है, आयोडीन युक्त आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए भाई मिलाया जाता है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, KiO3 और Ki। अब लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पिछला बार एग्ज़ाम जब हुआ था तो हमारे विद्यार्थी जो बिहार टॉपर लिस्ट में आए थे, उनका ये भारतीय भवन का बुक में ये KiO3 और Ki दोनों दे रखे हैं, और जो पिछला साल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक ऑप्शन में था Ki, एक ऑप्शन में था KiO3, एक ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में था A एवं B दोनों, और चौथा में था इनमें से कोई नहीं। तो भाई भारतीय वन के अनुसार दोनों आंसर होना चाहिए, लेकिन NCERT में सिर्फ और सिर्फ ये वाला बात दिया है, तो आप ये वाला बात आपको अब मारेंगे। नहीं तो यदि भारतीय वन का बुक के अनुसार यदि चलते हैं तो दोनों आंसर होता, तब वो विद्यार्थी जो मेरे यहाँ से टॉपर वेरिफिकेशन हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव में पूरे 50 में 50 रहते, लेकिन ये वाली क्वेश्चन उसका गलत हो गया। तो ध्यान रखेंगे, NCERT में सिर्फ और सिर्फ KI को माना है, तो आप KI पे को मारेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए KI, पोटेशियम आयोडाइड, ये वाली आप सही मारेंगे। ठीक है, ये वाली मारेंगे तो आपका सही होगा। अग्निशामक यंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है। अग्निशामक यंत्र, जैसे कहीं आग लग जाता है तो वो आग को बुझाने के लिए जो गाड़ी जाती है उसके अंदर जो गैस रहता है भाई, उसमें क्या क्या रहता है वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों अलग अलग टैंक में रहता है। ठीक है, एक टैंक मान लीजिए ये वाली है, दूसरा टैंक भाई ये वाली है। एक टैंक में रहता है एक टैंक में रहता है भाई NaHCO3, एक में रहता है H2SO4। दोनों भाई दोनों जगह आकर के दोनों अलग अलग नली से जाकर निकलता है। इस तरह से जब कुंडी वगैरह दबाते हैं तो दोनों जाकर के इधर से मिलता है, इधर से जाकर मिलता है, और यहाँ पे भाई दोनों अभिक्रिया करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलता है, और बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलता है तो जहाँ पे आग लगा रहता है उसके चारों तरफ भाई कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा बना लेता है, जिसके कारण बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाता, जिसके कारण से आग बुझ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अग्निशामक यंत्र में जो रहता है, अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है।
ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का साझा से बना बंधन क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का साझा से जो बनता है वो सहसंयोजक बंधन बनता है, जिससे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करता है। तो दो यही बात यहाँ बोला, इलेक्ट्रॉन का साझा से, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो कौन सा बंधन बनेगा, तो सहसंयोजक बंधन बनता है इलेक्ट्रॉन का साझा से। इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के कारण कौन सा बंधन बनता है, आयनिक बंधन। जैसे नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में जो बंधा रहता है वो एक दूसरे से आयनिक बंधन द्वारा बना होता है, जिसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन भाई क्लोरीन को दान करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है आपके सवाल, एल्केन का फॉर्मूला क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर्मूला पूछ लेगा भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। फॉर्मूला एकदम ध्यान रखेंगे। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एकदम ध्यान रखेंगे। समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत यौगिकों के बीच अंतर कितना होता है भाई, तो CH2 का होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। समजातीय श्रेणी, अब ये सब क्या होता है, ये सब आपने डिटेल वाली क्लास में तो पढ़ा ही होगा। समजातीय श्रेणी में यौगिकों के बीच का अंतर CH2 होता है। अगला आपके सामने है, यूरो 2 का संबंध किससे है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यूरो टू का संबंध वायु प्रदूषण से। अगला बायोगैस, बायोगैस में क्या क्या रहता है भाई, मीथेन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, हाइड्रोजन रहता है, सल्फाइड और जल वाष्प होती है। पवन का देश किसको बोलता है, डेनमार्क को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखना। प्रमुख बांध, ठीक है, कुछ बांध भाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। आपसे सिर्फ पूछेगा टिहरी बांध कहाँ है, कौन सा राज्य में है, उत्तराखंड में, किस नदी पर, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चिपको आंदोलन 1973, डेट याद रखेंगे। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973। चिपको आंदोलन का नेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पेड़ों का कटाई से। ध्यान रखना, ऑप्शन में रहेगा पेड़ों की छटाई से, पेड़ों की कटाई से, इस तरह से ऑप्शन रहेगा, तो ध्यान रखना पेड़ों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन का शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। ग्रीन हाउस गैस कौन है, ग्रीन हाउस गैस CO2 है, CH4 मीथेन है, N2O है, H2O है, O3, ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा वो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और फिर मैं प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊँगा, ताकि आपका एक भी नंबर इधर से उधर ना हो। आप पूरे ऑब्जेक्टिव में 40 में से आप 40 मार्क्स लेकर आएँ, और एक भी नंबर आपका इधर से उधर ना हो। ऑब्जेक्टिव में पूरे आप 40 में 40 लेकर आएँ। फिर मैं धीरे धीरे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आप तैयारी कीजिए। धन्यवाद।